अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ अकाउंटिंग इनसाइट्स। अच्छा, आज जिस लेक्चर पे मैं वीडियो बना रही हूँ है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चाहे आईकॉम का स्टूडेंट हो, बीकॉम 1 का स्टूडेंट हो या बीबीए का स्टूडेंट हो, तीनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। ये मेरी वीडियो तीनों को बहुत सपोर्ट करेगी। इस तरह से कि जैसे हम बात करते हैं आईकॉम पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 के रावलपिंडी बोर्ड के पेपर में बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन 20 मार्क्स का मस्ट आता है। सेम लाइक इसी तरह से हम एडीसी पार्ट 1 यानी बीकॉम की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में हर साल बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन आता है। बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैंक रिकन्सिलिएशन का जो है वो सिलेबस शामिल है। तो ये तीनों स्टूडेंट्स, तीनों तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो मेरा ये लेक्चर कवर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि बैंक रिकन्सिलिएशन होती क्या है। उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे जो है वो आप लोगों के लिए एक बैकग्राउंड प्रिपेयर किया है कि आपको बैक एंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं या इसकी क्या लॉजिक होती है। अब देखें, बिलफर्ज हमारा एक बिज़नेस है, बिज़नेस ए, ठीक है। बिज़नेस ए ने क्या किया, एक HBL बैंक में अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। ओपन किया है अकाउंट और 5 लाख डिपॉजिट किया है। अब यूँ बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप बन गया। अब ये जो 5 लाख बिज़नेस ने डिपॉजिट किया, ये उस बिज़नेस के लिए उसका एसेट है और एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। सिमिलरली ये 5 लाख बैंक के एंगल से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या है, लाइबिलिटी है। अब जो बिजनेसमैन है वो अपने पास अपने कैश को, जो कैश एट बैंक होगा उसको मेंटेन करने के लिए कैश बुक बनाता है, और जो बैंक होगा वो बैंक हमारे लिए हमारी बैंक स्टेटमेंट या जिसे पहले पहले पासबुक कहते थे वो मेंटेन करता है। यूँ जो है वो हमारा बैंक और कस्टमर का जो रिलेशन होता है वो क्रिएट होता है जब भी हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा किसी भी वजह की बिना पे हमारा जो कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस होता है वो टैली नहीं करता, तो उसको टैली करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो लिखा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट है, जो कि बेसिकली एक इंडिविजुअल की बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ मैच करेगी, ताकि जो भी डिफरेंस या एरर आ रहा है वो उसे फाइंड आउट कर सके। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखें तो एक कैश बुक है जिसमें बैलेंस $1500 शो हो रहा है और एक बैंक स्टेटमेंट है जिसमें बैलेंस आपका 1760 शो हो रहा है। अब इन दोनों बैलेंस के दरमियान ये जो 260 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस वजह से आया है, उस वजह को ढूंढेंगे और इस डिफरेंस को वेरीफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए, टैली करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वही स्टेटमेंट हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाती है। नेक्स्ट देखें, अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ से बात करें, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ से, तो बुक्स में, सिलेबस में कुछ मेथड्स रिकमेंडेड हैं कि आप इस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन बना सकते हैं। तो मैं टोटली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ से इसको लेके चल रही हूँ। तो आपके पास मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से किन मेथड्स के मुताबिक बनानी है। जो मेजर मेथड हैं वो टोटल 3 मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें एक सिंपल बैंक रिकन्सिलिएशन है, ये आईकॉम 1 के स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेपर में सिंपल बैंक रिकन्सिलिएशन आती है। अच्छा, सेकेंड वन है रिवाइज कैश बुक मेथड और थर्ड वन है डबल बैलेंस मेथड। अब जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये तीनों जो है वो शामिल हो सकती हैं। सिंपल का क्वेश्चन भी आ सकता है, रिवाइज कैश बुक का भी आ सकता है, डबल बैलेंस का भी आ सकता है। तो उनको कंप्लीट वीडियो देखनी है ये तीनों टॉपिक्स कवर करने के लिए। अब देख लेते हैं सबसे पहले कि आपने वो कौन सी अहम बातें हैं, अहम पॉइंट्स हैं जो आपने मद्देनज़र रखने हैं, ताकि जब भी आप बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप बल्कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स को सिक्योर कर सकें। उसके लिए मैंने क्या किया, आपके लिए रूल्स प्रिपेयर किए हैं। ये रूल्स अगर कोई स्टूडेंट याद रखे तो वो आसानी से बैंक रिकन्सिलिएशन का क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर सकता है। तो रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले देखें, हमने देख लिया कि हमारे पास 2 तरह की बुक्स होती हैं, एक होती है कैश बुक और एक होती है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का वर्ड भी आ सकता है क्वेश्चन में। इन दोनों का बैलेंस होगा। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये हमारा एसेट है, ठीक है। अगर हमारे अकाउंट बैलेंस 0 हो जाते हैं और बैंक की तरफ से हमें ओवरड्राफ्ट लोन मिलता है हमारे अकाउंट पे, तो हमारा बैलेंस अनफेवरेबल होगा। तो अनफेवरेबल होके क्योंकि ये लाइबिलिटी बन जाता है तो इस वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेम जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक के एंगल से जो बैलेंस जो है वो लाइबिलिटी होता है, तो इसलिए फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होगा। हाँ, लेकिन जब बैंक हमें लोन देगा तो अब बैंक के लिए ये रिसीवेबल बन जाएगा, बैंक का एसेट होगा तो फिर ये बैलेंस डेबिट हो जाएगा। ये 2 केसेस आपको गिवन होंगे, कोई एक इसमें से दिया गया होगा और उसी के मुताबिक आपने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यानी सिंपल बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन का डेबिट, और अगर अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट के साथ आ जाए तो क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरह से जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस पे फेवरेबल क्रेडिट होता है, और अगर अनफेवरेबल में आ जाए तो वो डेबिट, ओवरड्राफ्ट आ जाए तो वो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है कि ऑल बेनिफिट्स रिसीव्ड,
जितने भी बेनिफिट्स जो है वो रिसीव करेंगे, यानी जिनकी वजह से कैश का इनफ्लो होगा, हमारे अकाउंट में पैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो वो तमाम बेनिफिट हम बैंक रिकन्सिलेशन को सॉल्व करते हुए डेबिट करेंगे। वो मेजर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर हमें हमारी किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिले, या जो अगर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हुए, सेविंग अकाउंट में रखे हुए या फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए, तो उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगा। या हमें हमारी शेयर, जो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो डिविडेंड हमें मिले हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ऑल पेमेंट्स। ऑल पेमेंट्स जो है वो क्रेडिट होंगी, मींस के जो हमारे कैश फ्लो है, जो बैंक में हमारा कैश है उसका आउटफ्लो हो रहा है, यानी हम कैश पे कर रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में पैसे डिक्रीज़ होंगे, कम होंगे पैसे, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब वो मेजर पेमेंट्स कौन सी हो सकती हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट देखें लाइबिलिटी है, अकाउंट के ऊपर लोन जो हमें बैंक की तरफ से मिलता है, तो बैंक सूद समेत वापस लेगा, इसलिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पोर्शन होगा वो पेमेंट में आ गया। इसके अलावा होता है हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम प्लान लिया होता है थ्रू बैंक, तो उसकी डिडक्शन होती है, या बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई काम किया हो तो बैंक कमीशन चार्ज करेगा, या सेकेंडली बैंक अपनी मंथली सर्विस चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर रहा होता है, तो ये हमारी पेमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ ट्रिकी पॉइंट्स भी होते हैं जिनको आप याद रख के आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ गलती से डेबिट हो, रॉन्गली डेबिट, तो उसको ठीक करने का तरीकाकार क्या होगा, आप उसे क्या कर दोगे, क्रेडिट करोगे, वो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर कोई आइटम रॉन्गली क्रेडिट है तो आप उसे सॉल्व करते हुए डेबिट करोगे। असूलन यही है ना कि डेबिट क्रेडिट को कैंसिल करता है, तो उस चीज़ को, गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट बैलेंस ऐड करेंगे, तो वो दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर किसी चीज़ को बैंक स्टेटमेंट या बैंक डेबिट करेगा तो आप उसे क्रेडिट करोगे। उसकी वजह ये क्या है कि हमारे और बैंक के बैलेंस के एंगल में फ़र्क है, यानी हमारे लिए जो चीज़ एसेट होती है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होगी। इसी तरह से अगर हमारे लिए लाइबिलिटी है तो वो बैंक के लिए एसेट होगा। तो किसी चीज़ को बैंक या पासबुक में अगर डेबिट किया गया है तो आप उसे क्रेडिट करोगे, और अगर क्रेडिट किया गया है तो आप उसे डेबिट कर दोगे। नेक्स्ट होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, या वो चेक्स जो हम अपने कस्टमर को इशू करते हैं जो बैंक की तरफ से अनपेड या अनकैश रह जाते हैं। अब अक्सर इस तरह से होता है कि हमारा कोई क्रेडिटर है जिसको हमने थ्रू चेक पेमेंट किया, हमने चेक ड्रॉ करके भेज दिया। अब इट में भी पॉसिबल कि वो उस बंदे ने चेक अपने पास रखा हुआ है, वो बैंक के पास गया ही नहीं है, या ये भी हो सकता है कि चेक में किसी एरर की वजह से बैंक ने उसे काउंटर पे क्लियर नहीं किया, पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। तो हमने जब चेक इशू किया होता है तो हम ये ज्यूम करते हैं हमने इस बंदे को पेमेंट कर दिया तो हमारे अकाउंट में डिक्रीज़ आ गया होगा, लेकिन एक्चुअल में जब होता नहीं है तो हम उसे क्या करते हैं, दोबारा ऐड बैक करने के लिए डेबिट कर देते हैं। सेम लाइक जो अनकलेक्टेड, अनडिपॉजिटेड, अनक्रेडिटेड या अनक्लियर चेक्स होते हैं, ये वो चेक्स जो हमें हमारे डेटर्स की तरफ से रिसीव होते हैं, जिन लोगों से हमने पैसे वसूल करने होते हैं। अगर वो हमें कोई चेक दे के जाएँ तो वो चेक अगर बैंक क्लियर ना करे, हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ना करे, अब जैसे ही हमें चेक रिसीव होता है, क्योंकि चेक कैश के इक्विवेलेंट होता है, हम ये अज्यूम करते हैं हमारे कैश में इंक्रीज़ आ गया, तो बिजनेसमैन क्या करता है, कैश बुक में अपना बैलेंस इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन चूंकि अभी बैंक की तरफ से ये ट्रांजैक्शन का पास नहीं हुई होती, तो बैंक में तो बैलेंस इंक्रीज़ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस दोबारा से डिक्रीज़ करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सेम लाइक बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो चेक्स होते हैं वो बैंक की तरफ से डिसऑनर हो जाएं। डिसऑनर होने की वजूहत क्या होती हैं, या तो अकाउंट में इतने पैसे नहीं होंगे, या डेट गलत होगी, सिग्नेचर मैच नहीं होते, या किसी भी वजह से जो है वो चेक बैंक जो है वो कैश काउंटर पे पैसे देने से या पैसे लेने से इनकार कर दे, तो ऐसा जो है वो डिसऑनर चेक होता है। अगर डिसऑनर चेक इशूड में आता है, यानी बिजनेस की तरफ से इशू किया गया और रिटर्न एज डिसऑनर हो, तो उसे डेबिट ट्रीट करना है। और अगर हमें किसी कस्टमर की तरफ से, डेटर की तरफ से रिसीव हुआ और बैंक ने उसे डिसऑनर डिक्लेयर कर दिया, तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इन रूल्स के मुताबिक ही बारी बारी मैंने तीनों मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि सिमिलर साइन आपस में ऐड होंगे, यानी अगर एक आइटम डेबिट है दूसरा भी डेबिट है तो वो आपस में ऐड होंगे। अगर एक आइटम डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है तो वो आपस में माइनस हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला बैलेंस जो सिंपल बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये ICOM और BCom 1 के स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर 2022 से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन। जब क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट होगी ना कि सिंपल बैंक रिकन्सिलेशन बनाए, तो इट मीन्स कि आपने सिंपली बनाना है, इसमें कोई भी मेथड स्पेसिफिक अप्लाई नहीं हो रहा। मिस्टर आकिफ है और 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले तो आपने नाम हाईलाइट करना है कि जिस पर्सन की हम बना रहे हैं बैंक, और बना के आ रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिस मंथ की हम वो मंथ मेंशन करेंगे। फिर मेन चीज़ होगी आपने बैलेंस देखना है कि क्वेश्चन में आपको बैलेंस क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे बैलेंस एज़ पर कैश बुक है 72,500। आपने क्या करना है, इस तरह से फॉर्मेट बना लेना है। ये नाम लिख लिया, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिस मंथ की बना रहे हैं वो लिखी है, डिटेल अमाउंट।
अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बैलेंस हमें गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, क्रेडिट बैलेंस, इसको हम आउटर में लिख लेंगे। अब ये अमाउंट रुपीज़ का हमारा मेन कॉलम है और डिटेल रुपीज़ इनर वर्किंग के लिए। उसके बाद एक हेड आपने बनाना है ऐड का और एक लेस का। अब देखिए मेन बैलेंस के अकॉर्डिंग ये होगा सारा सॉल्व। मेन बैलेंस क्रेडिट है तो क्वेश्चन में दिए गए जितने भी आइटम्स जो बाय रूल क्रेडिट होंगे वो ऐड के हेड में जाएंगे और जो डेबिट वाले होंगे वो लेस में चले जाएंगे, क्योंकि सिमिलर साइन ऐड होंगे और अपोजिट साइन माइनस होंगे। सेम इसी तरह से अगर यहाँ क्रेडिट के बजाय डेबिट आ जाए तो आपने डेबिट वाले ऐड में लिखने और क्रेडिट वाले लेस में लिखने। तो अगर यहाँ डेबिट हो तो फिर ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, जो यहाँ लेस के अंडर हैं वो फिर ऐड में चले जाएंगे और ऐड वाले लेस में चले जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम पे की है बैंक डायरेक्टली बैंक ने 8000, ये एक पेमेंट है, पेमेंट क्रेडिट होती है। उसके बाद इंटरेस्ट 5600 इज क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया। ये अगर कोई चीज़ पासबुक में क्रेडिट हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। उसके बाद हैं चेक टोटल 45,000 के, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट हुए मार्च में। अब एक चीज़ ये भी यहाँ पे आपने नोट करनी है कि जिस मंथ का डाटा हम देख रहे होते हैं उसी मंथ के अंदर अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्लियर हो जाएं, तो फिर बैंक रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ही है कि सेम टाइम में नहीं हो पाती, यानी मार्च में नहीं क्लियर हुआ तो अप्रैल में वो चीज़ क्लियर होगी, लेकिन मार्च की रिकन्सिलेशन में डिफरेंस आ रहा होगा। अब सेम यहाँ पे बताया जा रहा है कि 45,000 चेक मार्च में डिपॉजिट हुए लेकिन बैंक ने अप्रैल में जाके उसे क्लियर किया है। तो ये फिर जो अप्रैल में क्लियर हुए ये मार्च तक यही अनक्लियर्ड हुए, तो 15,000 के जो अनडिपॉजिटेड चेक हैं ये भी क्रेडिट हो गए। इसके अलावा 20,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया गया है मार्च में, ठीक है, लेकिन अप्रैल में ये चेक क्या होगा, रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर हो गए, यानी ये चेक अप्रैल में डिसऑनर के तौर पर रिकॉर्ड हो गए। अब यानी डिपॉजिट नहीं हुए और अप्रैल में इसका डिसीजन आया, तो ये जो भी चेक हो, जो रिसीव चेक हो, जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया हो, वो अगर डिसऑनर हो जाए तो ये भी क्रेडिट होता है। इसके अलावा लास्ट पे लिखा हुआ है 10,000 चेक इशू किया गया है मार्च में, बैंक को प्रेजेंट किया गया लेकिन इट वाज नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, बैंक को अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया लेकिन मार्च में इशू हो चुका है। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक हो गए। अब ये बाय रूल क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो जो भी हमारे पास क्रेडिट वाले आइटम बने, एक इंश्योरेंस प्रीमियम बना, एक अनक्रेडिटेड चेक और एक डिसऑनर चेक, तो तीन हमारे क्रेडिट वाले हेड थे जो कि ओवरऑल मेन बैलेंस में ऐड होने थे। हमने इन तीनों का सम किया, ये बना 43। अब 72,500 में 43 ऐड हुआ तो ये 1,15,500 हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया। फिर हमने उसमें से किया कि ये डेबिट वाले आइटम जो इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया और जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं ये बाय रूल डेबिट बने, तो ये टोटल आ गया 15,600। इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, वो क्रेडिट होगा तो ये डेबिट होगा, तो ये 99,900 हमारे पास कैश बुक का बैलेंस आ गया, जबकि क्वेश्चन में हमें पासबुक का बैलेंस दिया था। तो ये है जी सिंपल बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये आईकम के स्टूडेंट के लिए इनफ है, अगर वो इतनी भी प्रिपेयर कर लें बैंक रिकन्सिलेशन को तो उनका 100% जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इसमें से क्लियर हो जाएगा। वो रूल्स प्रिपेयर करें और सिंपल बैंक रिकन्सिलेशन की प्रैक्टिस करें। अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो है वो है रिवाइज कैश बुक का। ये बीकॉम के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के रिवाइज कैश बुक के साथ भी आ सकता है। अब यहाँ जो मैंने क्वेश्चन उठाया है एक्सप्लेन करने के लिए, ये भी बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है जिसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर रिवाइज कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन। तो ये मेथड 2 होगा, इसमें आपको पहले रिवाइज कैश बुक बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा हवाला दे दूं, ये रिवाइज कैश बुक बेसिकली क्या है, जिस टाइम आप लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हो जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो बेसिकली ये कैश बुक का वो पोर्शन है जो कि कैश एट बैंक से रिलेट करेगा, जो कि हमने दोबारा बनाना होगा। यानी जो एरर्स होंगे उसको हम पहले कैश बुक में ठीक करेंगे, उसके बाद जो बच जाएंगी चीज़ें वो हम बैंक रिकन्सिलेशन में करेंगे। इसके लिए जो चंद बातें आपने याद रखनी है, जो चेक्स वाला पोर्शन होता है, अनप्रेजेंटेड हो गया, अनक्रेडिटेड हो गया, रॉन्गली डेबिट या क्रेडिट या डायरेक्ट डिपॉजिट जो होते हैं ना, ये हमेशा बैंक रिकन्सिलेशन में आएंगे। बाकी रिसीट्स और पेमेंट्स जितनी भी होंगी जो कि कैश से रिलेटेड होंगी वो आपने रिवाइज कैश बुक में बनानी है। अब इसमें देखें तो आपके पास क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का गिवन है 60,000, रॉन्ग डेबिट है 2,000, इसके अलावा बैंक चार्जेस गिवन है। अब जो बैंक चार्जेस हैं ये पेमेंट है। अच्छा, उसके बाद चेक्स की बात हो रही है कि 1,00,000 चेक बैंक को जमा बैंक में पे किए गए हैं, जिसमें से 75,000 जस्ट बैंक ने क्लियर किए हैं। इसका मतलब 25,000 अनक्लियर्ड या अनडिपॉजिटेड चेक हैं। फिर 2 चेक्स इशू हुए हैं, एक 30,000 एक 60,000 का, ठीक है, जिसमें से कहा जा रहा है कि ओनली 1 चेक 30,000 का जो बैंक को प्रेजेंट हुआ है, जो हमारी मेन डेट है 28 फेब तक, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 60,000 है वो अनप्रेजेंटेड है। डिविडेंड ऑन शेयर ये बेनिफिट है, यानी इनकम मिली है 18,000, ये बैंक ने डायरेक्टली करेक्ट की है। उसके बाद जो पासबुक में एक एंट्री है 20,000 जो कि डायरेक्ट पेमेंट किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी
रिवाइज कैश बुक बनाएंगे। रिवाइज कैश बुक में आपने क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस को देखना है। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो जो आपका बैलेंस है ना, बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए हमने क्रेडिट पे लिखा है। अगर ये फेवरेबल होता तो हम यहाँ पे डेबिट से स्टार्ट करते हैं, ये लिख दिया। उसके बाद पेमेंट्स में सिर्फ बैंक चार्जेस गिवन थे वो लिखे, और बेनिफिट्स में ये रिसीट्स में डिविडेंड था जो हमने रिसीव किया है ये लिखा। तो हम क्रेडिट साइड हैवियर है तो 6480 में से उसकी पेमेंट साइड माइनस कर दी तो 42,480 हमारे पास बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस लेके आपने क्या करना है, आगे बैंक रिकॉन्सिलेशन बनानी है। उसी तरह से नाम लिखोगे आप जिस भी पर्सन की बना रहे हो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जिस मंथ एंड की बना रहे हैं वो लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ फिर जो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो लिखेंगे हम बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक, जो कि हमारे पास रिवाइज कैश बुक का आंसर होगा, आपने वो लिखना है। अब ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड हैवियर है। फिर उसी तरह से ऐड और लेस का हेड बनाएंगे। क्रेडिट आइटम ऐड होंगे और डेबिट वाले क्या होंगे, लेस हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में एक रॉन्ग डेबिट था जो कि लॉजिकली क्रेडिट हो रहा है, और एक अनक्लियर चेक थे 25,000। तो दोनों का सम अप करके ओवरऑल ऐड किया 69,480, और इधर से अनप्रेजेंटेड और जो डायरेक्ट पेमेंट थी ये बेनिफिट्स हैं, ये दोनों डेबिट हुए, तो ये इनका टोटल वैल्यू बनेगी 80,000। अब देखें हमारे पास यहाँ पे बैलेंस चेंज हो रहा है। बैलेंस इस तरह से चेंज हो रहा है कि जो हमारा कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस बन रहा है ना, बेनिफिट्स जो होंगे वो हैवियर में आ रहे हैं 80,000, ठीक है, जबकि क्रेडिट बैलेंस 69,480। यहाँ से बैलेंस चेंज हो गया तो इट मीन्स कि जो बैलेंस एज पर पासबुक है वो फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस ही रहा है। जो क्रेडिट बैलेंस था वो यहाँ आके शिफ्ट हो गया क्योंकि हमारी हैवियर साइड ज़्यादा है। यहाँ से ये मेन बैलेंस क्या बन गया, इधर डेबिट बन गया। तो जब हम आंसर लिखते हैं दूसरी बुक का, वो बैलेंस एज पर पासबुक इसके ऑपोजिट लिखेंगे। जो बैलेंस डेबिट निकलता है तो फिर उसको क्रेडिट के तौर पर लिखा जाता है। तो ये हो गया रिवाइज कैश बुक का। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। डबल बैलेंस मेथड भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में रिकमेंड होता है कि आप उसके मुताबिक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं। अब इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस। जब इस तरह की स्टेटमेंट होगी एडजस्टेड बैलेंस, और अगर आपको बैक वक्त में दोनों बुक्स का बैलेंस हो, यानी बैंक स्टेटमेंट का भी और कैश बुक का भी, तो इट मीन्स ये डबल बैलेंस मेथड के मुताबिक बनेगी। अब देखें अनफेवरेबल बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, यानी डेबिट है ये 55,000, जबकि कैश बुक का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ये भी अनफेवरेबल है। मार्कअप चार्ज बाय बैंक ने हमसे जो मार्कअप चार्ज किया, मे भी किसी लोन की पेमेंट के अगेंस्ट किया, यही जो ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है, इसी वजह से ये हमारी पेमेंट हो गई। उसके बाद कस्टमर था, ठीक है, चेक ऑफ कस्टमर बशर एंड कंपनी फॉर ₹3500 वॉज डिसऑनर रिटर्न बाय बैंक। कस्टमर की तरफ से जो चेक मिला है वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया। उसके बाद डिविडेंड कलेक्ट हुआ 2000 का, चेक इशू किए 10,000 के, लेके अभी तक बैंक को प्रेजेंट नहीं हुए। अच्छा लिखा है, एक सेकेंड इसकी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। चेक इशूड अमाउंटिंग ₹10,000 बट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट वर्थ ₹5800, यानी 10,000 में से जस्ट 5800 का बैलेंस बैंक को प्रेजेंट हुआ है, 48 का हुआ ही नहीं है। तो जो नहीं हुआ वही अनप्रेजेंटेड होगा। सेम नेक्स्ट चेक डिपॉजिट किए गए बैंक में 30,000 के, जिसमें से कह रहे हैं 10,000 के चेक्स बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। तो जो चेक कलेक्ट नहीं हुआ वही अनकलेक्टेड है। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, नाम बैंक रिकॉन्सिलेशन मंथ हम ऐसे लिखेंगे। हमने क्या करना है, 4 मेन कॉलम बना लेने, एक डेबिट एंड क्रेडिट कैश बुक के लिए, एक डेबिट क्रेडिट पासबुक के लिए। सबसे पहले हम हेड लिखेंगे बैलेंस का। अब क्वेश्चन में कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है और पासबुक का भी अनफेवरेबल बैलेंस है, तो अनफेवरेबल बैलेंस में फिर कैश बुक क्रेडिट और पासबुक डेबिट हो जाएगी। इनका अपना अपना बैलेंस लिखेंगे। देन आप देखें जो मार्क अब बैंक ने चार्ज किया, अब बैंक चार्ज कर चुका है, ठीक है, तो हम इसे कैश बुक में लिखेंगे। ये हमारी पेमेंट होगी तो ये क्रेडिट हो गया। कस्टमर ने चेक रिटर्न किया है डिसऑनर, तो ये अब बैंक से डील हो रही है ट्रांजैक्शन, तो बैंक में गया, ये भी क्रेडिट हो गया। उसके बाद डिविडेंड जो कलेक्ट हुआ है, अब बैंक कलेक्ट कर चुका है, तो ये एज अ बेनिफिट कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। फिर जो चेक से रिलेटेड जितना बड़ा डाटा होता है ना, वो हमेशा पासबुक के हेड में जाएगा। फिर जो काम बैंक कर चुका होगा, जैसे बैंक सर्विस चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, या डिविडेंड की कलेक्शन, जो बैंक कर चुका होता है ना, उस सारे का प्रोसेस आपने क्या करना है, कैश बुक में करना है। अब अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड जो चेक थे, अब अनप्रेजेंटेड डेबिट है उसके सामने डेबिट लिखा, अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट है उसके सामने आपने क्रेडिट लिखना है। लास्ट भी आपने क्या करना है, दोनों के अपने अपने बैलेंसेस निकालने हैं जो कि करेक्ट बैलेंस होंगे और दोनों टैली होने चाहिए। टैली हों तो आपका कंफर्म हो जाता है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है। कैसे टैली करना है कि क्रेडिट और क्रेडिट वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी और डेबिट वाला इसमें से माइनस हो गया, तो 45,700 आ गया। सेम यहाँ पे अब इस साइड पे देखें तो आपके पास डेबिट बैलेंस है 55,000 का,
और इसके अलावा डेबिट बैलेंस है 4200, तो डेबिट ऐड कर दें और जो दो क्रेडिट के आइटम्स हैं वो इसमें से माइनस कर दें, तो ये भी आपके पास 45,700। ये दोनों बैलेंस सेम हो तो आपको क्वेश्चन पेपर में कंफर्म हो जाएगा कि आपने ठीक किया या गलत किया। तो यहाँ तक ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का लेक्चर हो गया एंड होप्स हो कि आपको ये क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी क्वेरी हो तो आप थ्रू कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट मस्ट करिएगा।